टाटा ग्रुप कंपनियों की होल्डिंग इकाई टाटा ट्रस्ट ने अपना नया चेयरमैन चुन लिया है। नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन चुना गया है। वो रतन टाटा की जगह लेंगे। आज मुंबई में टाटा ट्रस्ट की बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। नोएल टाटा सर दोराबजी ट्रस्ट और रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। आपको बता दें, नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। रतन के पिता नवल टाटा की 2 शादियां हुई थी। नवल टाटा को पहली शादी से 2 बेटे रतन टाटा और जिमी टाटा हुए और दूसरी शादी से नोएल टाटा। नोएल टाटा ग्रुप की कंपनियों से पहले भी जुड़े हुए हैं। टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाए जाने पर नोएल टाटा ने कहा कि वो इस जिम्मेदारी और भरोसे के लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रतन टाटा और टाटा ग्रुप के फाउंडर्स की विरासत को वो आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ ही देश के विकास के लिए ट्रस्ट के योगदान को जारी रखेंगे। चलिए अब एक नजर डालते हैं आज के बाजार पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार दायरे में रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 230 पॉइंट गिरकर 81,381 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 34 पॉइंट गिरकर 24,964 पर बंद हुआ। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही। फार्मा, मेटल, आईटी इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए, तो रियलिटी, बैंकिंग, ऑटो शेयर्स में दबाव देखने को मिला। तो इस समय बाजार में मौके हैं, लेकिन संभल कर निवेश की सलाह है। ये कहना है प्रकाश दीवान .in के प्रकाश दीवान का। CNBC आवाज से खास बातचीत में प्रकाश दीवान ने यह भी कहा कि वो मेटल पर बुलिश हैं। मार्केट जिस प्रकार के वॉलेटिलिटी से गुजर रहा है, लेने की हिम्मत जल्दी हो नहीं रही। ऑफ कोर्स ये नहीं कह रहा मैं कि मौके नहीं है, मौके हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सोच समझ के स्टैगर्ड फैशन में लेना पड़ेगा। मेटल्स की जो रैली है एक बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। हमने उस टाइम जब बात नहीं हुई हमारी 15 दिन से, बट ये जो मूव चाइना के स्टिमुलस को लेके आया, ये हो सकता है कि ग्लोबली इसकी एक्सेप्टेंस बढ़े, क्योंकि जो यूएस में माहौल है, जो यूरोप में एक रिवाइवल सा दिख रहा है, सॉफ्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर सेक्टर में है, बट वो हर सेक्टर में आने से पहले धीरे धीरे ही शुरुआत होती है। वो जो रिवाइवल है उसको लेके अगर कमोडिटीज में थोड़ी सी एक्साइटमेंट बिल्ड होनी शुरू होती है, तो आपको नॉन फेरस यानी जो आयरन को छोड़ के बाकी चीजें हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इन सब चीजों में, और खास करके जो एल्यूमिना के सेटअप को देख के हो रही है कि सप्लाई लिमिटेड होती जा रही है धीरे धीरे। आपके पास जो सप्लाईज आ रही थी अफ्रीका से, वेस्ट अफ्रीका से, वो घटती जा रही है। तो चाइना के पास है नहीं और चाइना को भी इम्पोर्ट करनी पड़ी। तो नाल्को देखिए आप, नाल्को पिछले 4 दिन से बहुत बढ़िया एक एक्यूमुलेशन फेज से गुजर रहा है, और मुझे लगता है ये दौर काफी लंबा चल सकता है। मुंबई और नवी मुंबई के लिए आज बड़ा दिन है। शहर को एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है और इस दिशा में आज एक बड़ा माइलस्टोन पूरा हो गया। रनवे का आज सफल टेस्ट हुआ। आज एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट फ्लाइट ने यहां से टेक ऑफ किया और फिर लैंडिंग की। लैंडिंग के वक्त फ्लाइट को वाटर कैनन की सलामी भी दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। कमर्शियल फ्लाइट्स भी यहां से मार्च 2025 तक शुरू हो जाएंगी। ज्यादा डिटेल्स दे रही हैं मेरी सहयोगी मदीहा। आज एक बहुत बड़ा दिन है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। आज जो इंडियन एयरफोर्स का C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसने आज यहाँ लैंडिंग करी। यहाँ 2 रनवेज हैं। उस एक रनवे पे जो सदर्न रनवे कहलाया जाता है, उस पर इस C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने लैंडिंग करी। ये एक बहुत बड़ा दिन है बिकॉज ये दिखाता है कि रनवे रिलायबल है, रेडी है और एक केपेबल है कमर्शियल फ्लाइट्स लैंड करने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डेप्यूटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मिनिस्टर ऑफ स्टेट सिविल एविएशन के जो है मुरलीधर मोहाल, वो भी यहाँ पे मौजूद थे इस लैंडिंग को विटनेस करने के लिए। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये बहुत बड़ा दिन है गवर्नमेंट के लिए भी। उन्होंने कहा कि वो तैयार है फ्लाइट के लिए भी और फाइट के लिए भी। उनके ये वर्ड्स इस समय पे आते हैं जब महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए तैयारी कर रहा है। व्हाट द चीफ मिनिस्टर सेड इज
एयरपोर्ट मार्च 2025 तक ऑपरेशनल हो जाएगा कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए, या उसके पहले भी ऑपरेशनल हो सकता है। बहुत दिनों से, बहुत सालों से मुंबई को इंतजार रहा है एक नए हवाई अड्डे का, एक नए एयरपोर्ट का, और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि आज यहाँ पे एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट की लैंडिंग हुई है और अब कुछ ही महीनों में कमर्शियल फ्लाइट्स भी शुरू होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को आज संबोधित किया, जिसमें उन्होंने जल्द शांति बहाली पर जोर दिया। विश्व में शांति के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो बुद्ध की धरती से आते हैं और ये युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान कभी भी रणभूमि से नहीं निकल सकता। बांग्लादेश के जेशोरेश्वरी मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी हो गया है। ये वही मुकुट है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 में बांग्लादेश की यात्रा के दौरान मंदिर को भेंट में दिया था। चांदी से बने इस मुकुट में सोने की प्लेटिंग थी, जिसे स्थानीय कारीगरों ने अपने हाथों से बनाया था। घटना के बाद भारतीय उच्चायोग ने मामले को संज्ञान में लिया है और भारत ने पूरे मामले की जांच और जरूरी एक्शन लेने की मांग भी की है। आपको बता दें कि जिस मंदिर से ये मुकुट चोरी हुआ है वो हिंदू धर्म प्राचीन परंपरा में 51 शक्तिपीठों में से एक है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में भारतीय एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। बैटिंग ऐप के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि चंद्राकर को इंटरपोल ने डिटेन कर लिया है। ईडी की पहल पर इंटरपोल ने ये कार्रवाई की है। इसके बाद भारत वापस लाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सौरभ चंद्राकर के ऊपर 6,000 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का आरोप है। तो चलिए अब आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद से पार्टी में हाहाकार मचा हुआ है। तो क्या है कांग्रेस की मुश्किल? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु धमाकों में बचने वाले लोगों को एक समूह को इस साल नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। संस्था का नाम है निहोन हिदानक्यो। ओस्लो में हुए कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई। कार्यक्रम के दौरान नोबेल समिति के अध्यक्ष जोर्जेन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि समूह ने परमाणु निषेध कार्यक्रम को लेकर अहम योगदान दिया है। इस साल शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 286 उम्मीदवारों को नामित किया गया था, जिसमें 197 लोग और माफ कीजिएगा 89 संस्थान शामिल हैं। निहोन हिदानक्यो की वेबसाइट के अनुसार 1956 में स्थापित किया गया ये संगठन जापान में परमाणु हमलों में बचने वाले लोगों को दुनिया भर में भेजती है और समूह के लोग परमाणु हथियारों से हुई भयानक तबाही और उसके कारण से होने वाली पीड़ा को दुनिया भर में लोगों को बताते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। ऑफिस का तनाव अब जानलेवा साबित हो रहा है। कैसे मैनेज करें वर्क स्ट्रेस और क्या है तनाव की सबसे बड़ी वजह, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बुलेटिन में आपको दिखाते हैं नवरात्रि की धूम। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश का सबसे ऊंचा रावण, जो इस बार राजधानी दिल्ली में तैयार किया गया है और इसकी ऊंचाई 211 फुट है और इसे बनाने में करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा की लागत आई है। ये दिल्ली की द्वारका में बना सबसे लंबा रावण का पुतला है। ये आसपास की इमारतों से भी ऊंचा है। 40 कारीगरों ने 3 महीने में तैयार किया है ये विशाल रावण का पुतला। इस रावण को लोहे के ढांचे के साथ खड़ा किया गया है और बांस की मदद से इसके बाकी हिस्से को तैयार किया गया है। रावण के वस्त्र मलमल के हैं। दिल्ली वालों के बीच आकर्षण केंद्र बने इस रावण दहन के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया है। दुनिया का सबसे ऊंचा रावण है जिसकी हाइट 211 फुट है। ये इको फ्रेंडली है और इसका पूरा का पूरा ड्रेस जो है वो वेलवेट कपड़े से बनाया गया है। कोई इसके अंदर कागज का उपयोग नहीं हुआ। इनका जो चेहरा है वो फाइबर का है और ये सारा लोहे के स्ट्रक्चर पे है। ये इतना मजबूत है कि इसको 10 फुट जमीन में पहले फ्रेम लगाया गया है, उसके बाद
पूरा ये बनाया गया है। आइए अब आपको ये दिखाते हैं कि इस बार बाजार में रावण के किस तरह के पुतलों की मांग सबसे ज्यादा है। अब मैं आ गई हूँ दिल्ली के तितारपुर इलाके में, जहाँ पर रावण बनाए जाते हैं और ये रावण ना सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में बनाकर भेजे जाते हैं। तो दशहरे के मौके पर हर साल यहाँ पर रावण के पुतलों में कोई ना कोई ट्रेंड दिखाई देता है और इस बार की ट्रेंड की बात करें तो वो लंबी लंबी मूंछों का है। यानी कि यहाँ पर जो रावण के पुतले और उसके जो मखोटे बनाए जा रहे हैं उसमें रावण की लंबी लंबी मूंछें इस बार बनाई गई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये जो रावण के पुतले का मुखौटा है, इस तरह के मुखौटों की डिमांड सबसे ज्यादा है जिसमें लंबी लंबी मूंछें हैं और खास तौर पर कुछ ना कुछ लिखा जरूर हुआ है। जिस तरह से 50 तोला लिखा हुआ है, 50 तोला मतलब सोना। रावण लंका सोने की नगरी थी, तो रावण के व्यक्तित्व को जो लाइनें यहाँ पर दिखाती हैं उस तरह की लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रावण झुकेगा नहीं, और वहीं जब आप आंखों में देखेंगे तो लंबी लंबी पलकें बनाई जा रही हैं, बड़े बड़े दांत। तो जो रावण का मुखौटा है, इस तरह के मुखौटों की मांग इस बार सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। दिल्ली के तितारपुर में आपको 2 फुट से 100 फुट तक के रावण के पुतले मिल जाएंगे। बात करें कीमत की तो 2 फुट के छोटे रावण की कीमत 300 रुपए से शुरू होती है और फिर लंबाई के हिसाब से पुतलों की कीमत बढ़ती जाती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो गुजरात का गरबा तो अब देश और दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, लेकिन विजयदशमी और रावण दहन को लेकर क्या कुछ तैयारी है अहमदाबाद में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। अहमदाबाद में भी रावण के पुतले बनाने का काम कई सालों से चालू है। आप देखिए कि यहाँ पर पूर्ण कद का एक रावण का पुतला है जिनका सर रखना बाकी है। छोटे कद के जो रावण है उनका सर यहाँ लगा दिया गया है, बस एक फाइनल फिनिशिंग का काम है वो जारी है। अब इस गोडाउन में एक साथ कई सारे रावण है वो मेरे आसपास दिख रहे हैं जो ये काम करते हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं कि कैसा माहौल है और लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, बताइए जी। इस प्रकार पहले से मुकाबले इस आज तक मतलब कहने मतलब माहौल काफ़ी अच्छा है, नरम माहौल है और पहले की अपेक्षा इस बार छोटे पुतलों का चलन कुछ ज़्यादा ही है। 30 से 25 फुट के पुतलों का चलन ज़्यादा ही है। क्या हम कह सकते हैं कि रावण का ये पुतला है बनाने में थोड़ा महंगा हो गया है? हाँ, इस बार हमें महंगाई को देखते हुए इसमें 25 से 30% काफ़ी महंगा हो चुका है पिछले हिसाब से। बिल्कुल, तो भले ही रावण का पुतला बनाने में ये महंगा हो, लेकिन फिर भी रावण के अहंकार को भस्मीभूत करने के लिए ये परंपरा इस साल भी पूरे देश में मनाई जाएगी। तो आज महानवमी है और दिल्ली से लेकर कोलकाता या फिर कहें कि देश के ज्यादातर हिस्सों में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जा रही है। तो किस तरह से दिल्ली में मिनी कोलकाता के नाम से मशहूर चित्तरंजन पार्क में भक्तों का जो पूरा जोश देखने को मिल रहा है, ये जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, आप मिनी कोलकाता के नाम से मशहूर चित्तरंजन पार्क में मौजूद हैं, वहां पर किस तरह की रौनक है? दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे भव्य माना जाता है चित्तरंजन पार्क का दुर्गा पूजा। और मैं इस वक्त मेला ग्राउंड में, जो सबसे बड़ी यहाँ की जो आयोजन होता है, कई सारे आयोजन होते हैं लेकिन सबसे बड़ा मेला ग्राउंड है, मैं इस वक्त यहीं पे हूँ। महाअष्टमी का अंत हो चुका है, महानवमी की शुरुआत हो चुकी है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं माँ दुर्गा की जो भव्य प्रतिमा है, एक चाला मूर्ति कहते हैं, सभी देवी देवता एक ही जो है चाल के अंदर है। यहाँ पे भव्यता आप देख सकते हैं मूर्ति की, बिल्कुल सब कुछ जो है प्राकृतिक तरीके से बनाया गया है। अगर हम यहाँ के आप आभूषणों की बात करें, बहुत ही अच्छे से वेल डेकोरेटेड ये जगह है। और चूंकि ये समय है यहाँ पे तो यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है 4 बज रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ अभी से ही शुरू हो गई है और ये भीड़ मध्य रात्रि के बाद तक जो है वो जारी रहेगी। यहाँ कुछ दीपावली सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा जो शाम को के समय होगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, लगभग 7 बजे के लगभग धुनुची डांस जो है वो यहाँ होगा। आरती का यहाँ पे आयोजन किया गया है, भोग का यहाँ पे आयोजन किया गया है और खास तौर पे यहाँ पे कलकत्ता से कुछ खास जो कलाकार हैं वो यहाँ पे बुलाए गए हैं। वो जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उसका यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। कुल मिला के
दीपाली कोशिश की गई है मॉडर्निटी के साथ साथ जो परंपरा है उसका ख्याल रखा जाए। और चूंकि आज बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ रहने वाली है तो सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। कोशिश की गई है कि लोगों को बार बार बोला जा रहा है कि यहाँ पे रुके नहीं, निकलते रहें। लेकिन दीपाली पिछले कई सालों से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लेकिन इस बार जो भव्यता है पहले से कहीं ज्यादा यहाँ पे देखने पड़ेगी। और जैसे जैसे शाम आएगी लोग और बड़ी संख्या में यहाँ पे आने जा रहे हैं। शुक्रिया रोहन। तो दुर्गा पूजा की सीधी तस्वीरें रोहन आपको दिखा रहे थे चित्तरंजन पार्क से। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।